देखिए, हमारा जो बॉस है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, जिसके अभी बॉस अरुण जेटली जी नाम आप जानते ही हो। इस मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने 2 एरिया कवर किया, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। 2 एरिया क्रॉस किया। ठीक, हम सीबीडीटी में जब जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसका बॉस है? डायरेक्ट टैक्स का। दिमाग नहीं लगाने का आज के दिन, आज हम उसके बारे में रत्ती भर भी नहीं जानेंगे। हमारा काम आज केवल इतना ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये याद रखना, एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंडर इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने ड्रॉ किए। नहीं चला क्यों? आइएगा, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, 1944। उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956। तीसरा सेंट्रल कस्टम एक्ट 1962। चौथा सर्विस टैक्स रूल 1994। एंड अंत जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है, वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, जो इंडिया में पूर्ण रूप से 17 जनवरी 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब लिख लो तो आप मेरे को जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि लिखना बहुत है, काम बहुत है, समय कम है। ठीक, सबसे दुख की बात, आपके सिलेबस में ये पांचों है। ठीक, पहले कितना अच्छा था, इस टर्म के पहले वैट 25, सर्विस टैक्स 25, क्वेश्चन प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन हुआ करते थे। अब कोई प्री डिटर्मिनेशन नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट्स ने सबसे बड़ी गड़बड़ी यही की है कि उन्होंने ये बताया ही नहीं है हम कितने मार्क्स का क्या पूछेंगे, ये नहीं बताया उन्होंने। अगर कोई आपको कहता है कि ये ऐसा आएगा, पर प्रिडिक्टेबल और पास्ट एक्सपीरियंस से यही कहा जा सकता है, सारे के सारे प्रोविजन इसको छोड़ के, इसको मत दिमाग लगाना, हाँ, इसको छोड़ के 10, 10, 10 और 10, 40 नंबर ये रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेल्स टैक्स 4 या 5 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। बाकी जो 5 नंबर शॉर्टफॉल बन रहे हैं, वो शॉर्टफॉल कहीं से भी उठा सकता है। अगर फाइनल के पैटर्न में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1, इनके 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे, याद रखना, 4 प्रैक्टिकल, 5, 5, 5, 20 प्रैक्टिकल फिक्स। कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट का प्रैक्टिकल। बहुत किस्मत खराब हुई तो सीएसटी का भी एक प्रैक्टिकल पूछ लेगा, 25, बाकी 25 की थ्योरी फिक्स है। ध्यान से रखना, नंबर अगर टेक्निकली करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आ जाओ बेटा, काहे खड़े हो, इधर से आके पीछे जाओ। नंबर की स्कोरिंग को आप अपने हिसाब से पढ़िए, पढ़ के सब कुछ जाइए, कहीं फाकीबाजी मत दीजिए। सीए का मतलब आप दूसरों की तरह बिहेव मत करिए, बीकॉम की तरह सीए की तरह बिहेव करिए। सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाइए। आइए, अब आप बोलिए, मैं कहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? एक्साइज, सबको एक्साइज ही दिखता है, बल्कि कस्टम इजी होता है, एक्साइज बड़ा होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं। कस्टम काफी इजी होता है, पर कस्टम ब्रेक के बात करेंगे। आइए, इसमें आपको 3 चीजें एकदम अच्छे से आनी चाहिए।
1 2 3। खाली एक्सरसाइज बोलने से कभी मत बोलेगा, एक्सरसाइज के साथ एक और वर्ड को यूज करिएगा। इसको हम कहते हैं रीड विथ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। याद रखना शॉर्ट वर्जन इसका, क्योंकि आज के बाद आप केवल शॉर्ट वर्जन यूज करेंगे सीटा। आपको इसमें पढ़ना क्या है? एक्साइज रूल 2002, आपको पढ़ना है एक्साइज वैल्यूएशन रूल 2000 and Senvet credit rule 2004। ठीक, बस ये तीन। मुद्दा ये है कि ऊपर में ये क्या है, सिंपल से याद रखना। आपने कंपनी के बारे में सुना होगा। कंपनी में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। मेमोरेंडम का मतलब पूरा बाहर का बाहर आवरण, और आर्टिकल का मतलब भीतर की बातें। बस यही बात है। एक्साइज एक्ट सारी चीजों को बताएगा, और टैरिफ एक्ट आपको शेड्यूल बताएगा और किसके ऊपर किस रेट पे ड्यूटी लगेगी वो बताएगा। टैरिफ का मतलब क्या होता है? होटल में जाके क्या बोलते हो, रेट क्या है तुम्हारा? नहीं, होटल में जाके क्या बोलते हो, टैरिफ क्या है? वहां टैरिफ लिखा होता है। टैरिफ मतलब अल्टीमेटली रेट। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 विल डिस्क्लोज और रेट का प्रोविजन हम कैसे फॉलो अप करेंगे। ठीक है, आइए, कमिंग वेलकम, आगे बढ़िए बेटा। सबसे बड़ी बात देखो, ये जो एक्साइज रूल है ना, रूल नंबर 4 से लेके हमें 21 तक के बारे में जानना है। कहने को तो जानना है, पर आईपीसीसी में उतना नहीं जानना है, डोंट वरी। दूसरा, एक्साइज वैल्यूएशन रूल 4 to 11 के बारे में जानना है, मैट डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा, हमें जानना है सेनवेट क्रेडिट रूल 1 to 15 के करीब। ये रूल हो गए आपके। ठीक, ओके। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना है, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7 शेड्यूल है जो बाबा अंबेडकर जी ने बनाया। आपके इनकम टैक्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और कौन से एंट्री में आता है? इनकम टैक्स तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया होगा ना। क्यों निकल के आया? कौन से एंट्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से कहता है कि इनकम टैक्स हम लगाएंगे? आपने सबने पढ़ा होगा इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्या हम पे कोई एहसान कर रहा है क्या वो? नहीं, हमारे पे कोई एहसान नहीं है उसका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें एंट्री बनाई गई। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 92A एंड एंट्री नंबर 92C। एंट्री नंबर 82 में बाबा अंबेडकर जी ने क्लियरली एक वर्ड लिखा, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। उस समय एग्रीकल्चर प्रधान देश था हमारा। तब बाबा अंबेडकर ने जब ये लाइन लिख दी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मुश्किल है, तो उन्होंने लिखा टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि हम पे डिपार्टमेंट ने कोई एहसान नहीं किया ये बोल के कि एग्रीकल्चर इनकम पे हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे, बल्कि ये तो गले की घंटी बन गई थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बोला यार एग्रीकल्चरिस्ट तो मर्सिडीज भी अपने घर के आगे रखता है और कहता है मैं किसान हूं, टैक्स नहीं दूंगा। तो 1971 में इनडायरेक्ट अप्रोच लाया गया इनकम टैक्स में कि हम एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लेंगे, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन।
जहां पे 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो उसके बाद आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी इनडायरेक्टली टैक्स लेते हो। वो 1971 का मॉडल है। तब उसी तरीके से एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में बात की गई, एंट्री नंबर 83 में कस्टम के बारे में बात की गई, कस्टम ड्यूटी जो भी हम पढ़ेंगे, और एंट्री नंबर 84 में बात की गई एक्साइज। ठीक, याद रखना, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना बेटा, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी एक्ट आपके एग्जाम में आता है तो उसका आदत होती है वो तुमसे पहले सबसे पहले पूछेगा सोर्स बताओ, सोर्स कहां से, वो पूछेगा ही पूछेगा 2 नंबर 3 नंबर में, सोर्स बताओ। तो सोर्स याद रखना क्या है 84, और कस्टम का सोर्स क्या है 83। कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं लिखा दूंगा, अभी लिखो मत, मैं लिखा दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते लिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एंट्री नंबर 84 एंड सोर्स कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से शेड्यूल से, 7 शेड्यूल से। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, ये जो एक्साइज पढ़ रहे हो ना, ये एक्साइज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, ऐसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सब ड्यूटी लेगी, पर एक चीज को छोड़ के, उसका नाम है लीकर, शराब। शराब के ऊपर जो होती है ना, उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसलिए शराब की बोतल के ऊपर बड़े प्यार से लिखा होता है ओनली सोल्ड इन वेस्ट बंगाल। तुम देखा है ऐसे मुंडी हिला रहे, ठीक है, वो कहता है ओनली सोल्ड इन वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वो जो बोतल वेस्ट बंगाल में बनेगी वो केवल वेस्ट बंगाल में ही सेल होगी, क्योंकि उस पर वेस्ट बंगाल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। अगर वो बोतल वहां से उठ के उधर जाती है ना दूसरे, उसे ब्लैक कहते हैं, और वहां लोग क्या कहते हैं, वो कॉन्फिस्केशन हो जाता है, उस बोतल को दूसरे स्टेट में आप बेच नहीं सकते। इसलिए लीकर की फैक्ट्री हर स्टेट में होना जरूरी है। वो अलग बात है केरला ने अभी लीकर को प्रोहिबिटेड कर दिया है, वो अलग बात है गुजरात बचपन से ही, जब से आया तब से ही ड्राई स्टेट है। क्यों ड्राई स्टेट है पता है? इसलिए ड्राई स्टेट है क्योंकि वहां लीकर की फैक्ट्री नहीं है। पीने वाले तो वहां भी पीते ही होंगे यार, ऐसा थोड़ी नहीं पीते होंगे, पर लीकर ड्राई स्टेट का मतलब यही होता है। आप आइए धीरे धीरे बेटा, आइए। सोचना ड्राई स्टेट मतलब वहां दारू नहीं मिलती है, दारू तो नहीं मिलती, वो अलग बात है। और ड्राई स्टेट का पहला नियम होता है कि उस स्टेट में कोई लीकर की फैक्ट्री नहीं होगी। फिर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे, हमारे बंगाल में जब से टीएमसी गवर्नमेंट आई है तब से रेवेन्यू बढ़ा है। अमित मित्रा जी जो दिखाते हैं, अमित मित्रा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो दिखाते हैं देखो हमारा रेवेन्यू 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। सीपीएम के जमाने में 23,000 करोड़ रुपए था। अमित मित्रा जी, आपको एक सलाह दी जाती है कि आप जो 40,000 करोड़ रुपए दिखाते हो उसका वाइफिकेशन करके बताओ कहां से कितना आया, तब आपको पता चलेगा कि 2000 जब सीपीएम निकली और 2014 में जो रेवेन्यू का कलेक्शन हमारे बंगाल गवर्नमेंट का है, उसमें से जो इंक्रीमेंट हुआ उसमें 70% इंक्रीमेंट जो है लीकर के ऊपर है। यानी कि हमारे यहाँ पे लीकर की सेल बढ़ी है। हाईएस्ट कंजम्पशन स्टेट बनने वाला है हमारा बंगाल लीकर के मामले। बताइए, डेवलपमेंट क्या इसको कहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना इसको कहते हैं। और दूसरा रेवेन्यू और एक बड़ा है, अभी अचानक साल भर में आपने देखा होगा एक और रेवेन्यू बढ़ा है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, सेक्शन 50C, स्टैंप ड्यूटी का प्रोविजन। तो हमारे यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी अब मैंडेटरी हो गई है, नहीं तो उसे गिफ्ट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो 2 रेवेन्यू बढ़ा है, एक भी इंडस्ट्री आप लाए हमारे यहाँ पे, एक भी बड़ी कंपनी का नाम बताओ जो इसने यहाँ पे अपना कुछ भी खोला। रेवेन्यू बढ़ा कहां से? लीकर की सेल से। केरला ने लीकर को, केरला का सबसे बड़ा रेवेन्यू है, 10,000 करोड़ रुपए उसके लीकर से आते हैं। उनके मिनिस्टर ने कहा अगर लीकर का सेल बंद हो जाएगा तो सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा। बताइए, फिर भी उन्होंने स्टेप लिया ना कि हम केरला में 5 स्टार होटल को छोड़ के कहीं पे भी हम परमिशन नहीं देंगे। क्यों? इससे गवर्नमेंट को फायदा है ना। 28 से 30% का तो खाली वैट लेती है। कभी होटल में जाना, किसी पीना मत, कोई पिए तो उसका बिल जरूर देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा लीकर के ऊपर टैक्स कितना है। इसलिए तो हम वैट में इसको स्पेशल टैक्स रेट कहते हैं। लीकर नॉन वेटेबल आइटम है, उसके ऊपर अपने को क्या मिलता है? क्रेडिट नहीं मिलता है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एंट्री नंबर क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बोलो। एंट्री नंबर 84। कौन सा शेड्यूल, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। और शेड्यूल कौन सा होगा? 7 शेड्यूल। आइए आगे बढ़ते हैं।
कंटिन्यू। चलिए, मैंने बहुत पका दिया आपको, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे, क्या क्या बताए जा रहे हैं। पर याद रखिएगा, यहाँ जो बताया गया उसी से 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जब भी आता है वो तो ये पूछना ही है सोर्स ऑफ एक्सरसाइज बताओ। तो वहाँ सोर्स का आंसर क्या बोलोगे। आपको जो मटेरियल दी गई है उस मटेरियल की सबसे अच्छी चीज़ है उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आपके बन सकते हैं, वहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो सीए सारे के सारे सीए फाइनल के क्वेश्चन है, क्योंकि सीए इंटर में तो था नहीं। तो उस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 या 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वो एक जगह संभाल के दिए गए। देखो ये क्वेश्चन आएंगे, इनका आंसर जो होगा नीचे दिया गया है, यही आंसर होगा। क्योंकि आईडीटी में क्वेश्चन समझना सबसे गंदी चीज होती है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता मांग क्या रहा है। तो देखें हम एक्सरसाइज का फर्स्ट लाइन कृपया करके एक पेज जो हो नया लीजिएगा। Okay, we start with the word exercise duty. Start with the word भेज नहीं है क्या? अच्छा, चलिए ऐसे ही, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। हम इनकम टैक्स को टैक्स क्यों कहते हैं और एक्साइज को ड्यूटी क्यों कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन। इनकम को हम लोग टैक्स बोलते हैं ना, फिर कस्टम को ड्यूटी बोलते हैं, सर्विस को हम टैक्स बोलते हैं, एक्साइज को ड्यूटी बोलते हैं। ऐसा क्यों? कोई तो एक बेसिकली कोई रीजन तो होना चाहिए, छोटा सा रीजन, एक लाइन का। दूसरे का टैक्स, हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कस्टम में चला जाएगा। अच्छा हाँ बेटा बोल, है स्टॉप। ये इसको कौन सा गुड्स को, मूवेबल या इमूवेबल? मूवेबल। पहले आपने इमूवेबल वर्ड यूज किया था, ठीक, कोई बात नहीं, घबराओ मत यार, मैं भी तुम्हारे जैसे मैं भी घबरा रहा हूँ। नंबर 1, ये वेग आइडिया है बेटा, ये वेग है। हम जब किसी से पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा आप भाई क्या कर रहे हो, सीए कर रहे हो, कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, तो मार ही देंगे उसको हम लोग, ठीक है। अगर बाई चांस जो तुमसे पूछ ले टैक्स और ड्यूटी, तो लॉजिक की बात होनी चाहिए, सबसे पहले हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड आना चाहिए। टैक्स जब यूज करता है जब डायरेक्टली किसी पर्सन या किसी कॉर्पोरेट के ऊपर लगाया जाता है। आप कमाते हो, यू आर इंडिविजुअल, यू आर एन एसएससी, डायरेक्टली गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज द टैक्स ऑन योर इनकम, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन। वो डायरेक्ट टैक्स वर्ड भी है, पर टैक्स वर्ड तभी यूज होगा जब हम डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कॉर्पोरेट पे लगाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड यूज, इनडायरेक्ट में हम क्यों बोलते हैं, ड्यूटी क्यों बोलते हैं? जब किसी मटेरियल, गुड्स, कमोडिटीज के ऊपर लगता है तो उसे हमेशा क्या बोलेंगे, ड्यूटीज। तो दोनों वर्ड है, मैं आप पे लगाऊंगा तो आप क्या होंगे, टैक्स, और मैं प्रोडक्ट के ऊपर लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा, ड्यूटी। पर एक चीज आपने देखी होगी, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट है, वैट तो प्रोडक्ट पे लगता है, फिर आप टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट वाइज तो है, प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, पर उसका डायरेक्ट इंसिडेंस जो आता है ना, कंज्यूमर यानी कि जो खाता है उसके ऊपर आता है, इसलिए उसको ड्यूटी वर्ड नहीं यूज किया गया। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और डिबेटेबल इशू है। हम कई बार बुलाया था, फिर वैट में टैक्स क्यों? एक्साइज ड्यूटी समझे कि किसके ऊपर लगेगा बेटा, गुड्स के ऊपर। अब गुड्स की बात हो रही है, एक्साइज आता कब है? कहीं ना कहीं सबने थोड़ा थोड़ा सुना होगा। हम बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग। आप खड़े क्यों हो? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, यही एक्साइज है। अब जो बोर्ड पे एक लाइन देख रहे हो ये एक्साइज है। और आपको ये भरोसा दे सकता हूं कि जब आपका पहला जो आईपीसीसी का पेपर आएगा, इस लाइन से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स होंगे, 3-3 या 4-4 नंबर के, आपके 10 या 12 का जो भी क्वेश्चन आएगा, इस लाइन को देख लीजिए। इस लाइन पे आपको हो सकता है 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन यहीं से मिल जाए, आगे कुछ करना ही ना पड़े। क्या इस वर्ड में ऐसा है कि सर देख, नंबर 1 एक्साइज तो ड्यूटी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक चीज,
वर्ड नंबर 1 मैन्युफैक्चर, कुछ हो ना हो दुनिया इधर से उधर जाए, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा फिक्स है इस बार, वो पूछेगा डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, 4 नंबर या 5 नंबर, बात खत्म। एक्साइजेबल गुड्स, ओके। दूसरा क्वेश्चन भी अभी से लिख लो कि दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम का यही होने वाला है, एक्साइजेबल गुड्स क्या है, क्योंकि उसे और कुछ नहीं ढूंढने मिलने वाला है, ठीक। हाँ, अगर आपको बर्बाद करने की चेष्टा करेगा तो ये नहीं पूछ के कुछ और पूछ लेगा, पर बर्बाद नहीं करेगा। इन इंडिया, चलिए हम लोग बात उन सब बातों को छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया क्या है। इंडिया तो जानना चाहिए ना, चलो इंडिया नॉर्मल, अरे ये तो बचपन वाला बात हो गया, क्लास 4 में हम लोग लिखते थे गाय हमारी माता है, 4 पैर होते हैं, निबंध लिखने थोड़े याद है। अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ बेटा इधर से आओ, उधर जा। देखो आपने डीटी पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ा, हाँ या ना पढ़ा। रेसिडेंशियल स्टेटस की पहली कंडीशन अगर तुम जाओ सेक्शन 61 की, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया, वर्ड है। चलो चलते हैं, ये बंदा है, ये बंदा 175 दिन इंडिया में रह चुका है। अब इसने देखा अगर और मैं 7 दिन रहा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा, और रेसिडेंट मतलब देश की धरती, सुना होगा मनोज कुमार, सब कुछ टैक्स देना पड़ेगा। भागने के प्रोग्राम बना लिया इसने, एक जहाज पकड़ा, जहाज पकड़ा 8 नॉटिकल माइल में जाने के बाद जहाज का इंजन खराब हो गया, 10 दिन वहीं बेचारा बैठा रह गया। इसने अपने स्टेटस में लिखा मैं तो नॉन रेसिडेंट हूं भाई, मैंने कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई की। तब डिपार्टमेंट ने पूछा भाई हमने सुना आपका जहाज खराब हो गया, तो बोला हाँ सर 10 दिन पड़े रहे 8 नॉटिकल माइल में। तब उसने कहा इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, तो 12 नॉटिकल माइल्स तो इंडिया है, तो 175 यहाँ रहे थे, 10 दिन वहां रहे, 185, चलो रेसिडेंट। यानी कि इंडिया की डेफिनेशन जो है इनकम टैक्स में थोड़ी अलग है, एक्साइज में अलग है, कस्टम में अलग है, सर्विस टैक्स में और एक्साइज में क्या है ना, एक जैसी है। अब आप जब भी सर्विस टैक्स को पढ़े होंगे, जिन्होंने भी पढ़ा होगा, हर समय वहां पे आता था एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट, पेमेंट का क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट वर्ड आते थे, और सारी की सारी चीजें जो है एक्साइज से गवर्न होती थी। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा करते हैं कि सर्विस टैक्स एक्साइज को हम एक ही घर का मानते हैं। आप देखना किसी एक्साइज अथॉरिटी में जाना तो वहीं के उसी डिपार्टमेंट के भीतर सर्विस टैक्स का भी डिपार्टमेंट होगा, अलग से उसका कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता है। मैंने सोचो, और सर्विस टैक्स रूल कोई एक्ट नहीं है, सर्विस टैक्स केवल एक रूल है जो 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया एंड गवर्न बाय द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 बनाता है। जब 1992 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब बने मनमोहन जी, 1994 में उन्होंने एक नई चीज को जन्म दिया था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। उन्होंने भविष्य को देख लिया था कि भाई आगे आने वाला भविष्य एक्साइज का और कस्टम का नहीं, आगे आने वाला भविष्य सर्विस का है। और आज भी तुम अगर कलेक्शन का डेटा देखो तो 18 से 20% कंट्रीब्यूशन तो खाली गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सर्विस टैक्स है। 1994 में 3 सर्विस के साथ उन्होंने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया, बहुत हल्ला भी हुआ लोगों के पास। इसके बाद जब सर्विस टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कुछ बनाया तो नहीं और छोड़ के चले गए, रास्ते में छोड़ दिया सर्विस टैक्स, बोला बेटा तू यहीं खड़ा रहे मैं आता हूं। वो बच्चा था, छोटा सा तो था, रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रो रहा था, वहां से एक्साइज की बस जा रही थी। उसने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, पता नहीं मुझे कोई छोड़ के चला गया। तब उसने कहा चल बेटा तू मेरे साथ चल। अब एक्साइज अपनी बिल्डिंग में उसको लेके गया, अपने घर में 1944 में अपने घर में बैठाया, बाकी सब लोग थे, छोटा बच्चा आता तो बड़ा खुशी होता है, सब खिलाने लग गए, उसके लिए अलग से सारी चीजें होने लग गई। इसलिए एक्साइज सर्विस टैक्स के जितने भी सेक्शन हैं वो सारे एक्साइज के सेक्शन के साथ मैचअप करते हैं, क्योंकि एक्साइज के भीतर ही वो सारी चीजें होती है। ठीक, 1 साल बीता, ऐसा नहीं कि बाबूजी छोड़ के चले गए मनमोहन जी तो फिर आए नहीं, फिर आए, अगले साल फिर आए 2 लॉलीपॉप के साथ। 2 लॉलीपॉप मतलब फिर 2 नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर फिर चले गए। ऐसे करते करते 2011 में 129 सर्विस के ऊपर टैक्सेबिलिटी आई। फिर 1 अक्टूबर 2011 को हमारे मिनिस्टर ने उस सर्विस टैक्स को चेंज किया, इसलिए सर्विस टैक्स रूल 2011 पढ़ते पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल। फिर 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, पर 1 अप्रैल 2012 से नया रूल आया जिसे हम कहते हैं सर्विस टैक्स न्यू रूल,
जिसमें आप लोग वो नेगेटिव लिस्ट और है ना तेना पढ़ते हो ना। तो कोई भी चीज होगी, सर्विस टैक्स और एक्साइज भी बात करेंगे तो मान के चलना बेटा इसके भीतर सर्विस टैक्स के भी सारे गुण आने वाले हैं। आप एक चीज को ढंग से पढ़ के जाना, हम वो चेष्टा करेंगे कि एक्साइज और सर्विस टैक्स हम कॉमन ऐसा कुछ ड्रॉ करें कि आप अगर यहां पढ़ो तो वहां पढ़ने की आपको जरूरत ना हो, और वहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहीं कवर कर सके। मैं नाम नहीं लूंगा पर आप समझ लेना ये सर्विस टैक्स में सेम होने वाला है। चलिए, इंडिया की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि 12 नॉटिकल माइल्स है। एक नॉटिकल माइल जो होता है समंदर का जो एरिया होता है उसमें हमेशा नॉटिकल माइल होता है, याद रखना कस्टम में भी यही रूल है, एकदम कॉपी पेस्ट होगा वहां पे भी। जब आप 12 नॉटिकल माइल में, एक नॉटिकल माइल में जो होता है 1.1515 माइल्स होते हैं, और उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे रोड में तो 1.853 किलोमीटर कन्वर्जन होगा। आप तुम सोचो समंदर में हम कितने दूर हैं। टीवी में कभी ऐड नहीं देखते हो कि टीवी में न्यूज देखते ही होगे तुम लोग, अगर इधर उधर से टाइम मिले तो देखा करो, कभी पाकिस्तान ने हमारे मछुआरों को पकड़ लिया, कभी श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को पकड़ लिया, वो वेट करते हैं, नालायक हैं, वो वेट करते रहते हैं कब वो लोग आएंगे हम पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पानी के भीतर झंडा तो लगा हुआ नहीं होता। ये देखो इंडिया खत्म हो रहा है, और वो जैसे ही इंडिया को क्रॉस करते हैं वो सीधा का सीधा पकड़ के ले जाते हैं, बोलो चलो अब हमारे घर चलो। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद द वाटर थ्योरी। हम इसे कहते हैं वाटर थ्योरी, एक को कहते हैं लैंड मास थ्योरी। इंडिया की डेफिनेशन को अच्छे से ड्रॉ करोगे, और अब जो ड्राइंग होगी, मैं जो भी ड्रॉ करूंगा बेटा सीधा मत बनाना, सीधा एक भी नहीं आएगा, सब हॉरिजॉन्टली बनाना, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ड्राइंग्स है ऐसे, ठीक है। एग्जाम में हो पूरा कॉपी पेस्ट करके आ जाना, ठीक। आइए, तो हम एक एक वर्ड लेके चलते हैं। इंडिया, दिस इज इंडिया। दिस इज कॉल्ड लैंड थ्योरी, एंड बेटा एक थ्योरी को कहते हैं वाटर थ्योरी। लैंड थ्योरी में हमने 3 लोगों को रखा है, वाटर थ्योरी में हमने 2 लोगों को रखा है। देखो, इंडिया इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स। बेटा जल्दी बताओ, व्हेन आई से स्टेट, स्टेट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, यस और नो? नो। चलो आज इस बारे में एक डिस्कशन कर ले। आप लोगों ने सबने आर्टिकल 370 के बारे में सुना है? हर समय बीजेपी गवर्नमेंट का पहला ही काम होता है आर्टिकल 370 हटाओ। क्या है वो आर्टिकल? है क्या? 4 बातें याद रखना। हमारे देश में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते। आर्टिकल 370 कहता है कि इंडिया के कोई रूल हम नहीं फॉलो करेंगे केवल 4 चीजों को छोड़ के, याद रखना 4। नंबर 1 फिनांस, नंबर 2 टेलीकॉम पॉलिसीज, नंबर 3 एक्सटर्नल पॉलिसीज, ठीक है, एंड नंबर 4 सिक्योरिटी डिफेंस। ये 4 को छोड़ के इंडिया के कोई भी रूल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आएंगे। तो हमारा पहला है फिनांस। फिनांस के अंतर्गत कौन आता है? एक्साइज। फिनांस के अंतर्गत कौन आता है? सर्विस, इनकम टैक्स। यानी कि एक्साइज के परव्यू के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में एक्साइज ड्यूटी लगेगी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में गुड्स को बनाते हो। वो अलग बात है कि सर्विस टैक्स में एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस दोगे तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये 4 वर्ड है, इन 4 को छोड़कर बीजेपी कहती है इन 4 आर्टिकल 370 को हटाओ तो बाकी जितने इंडिया के नॉर्म्स है सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में लगने चाहिए। तो इंडिया इंक्लूड्स ऑल स्टेट, इंडिया के जितने स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी सुना है आपने? वहां पे भी लगेगा बेटा। एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
तो इंडिया की डेफिनेशन में सारे के सारे लोग आ गए, अब बचा कुछ भी नहीं, हमारे देश में सब जगह आ रहा है। देखो सेकंड, बेटा 100% ईओयू सुना है आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं ये सब वर्ड सुने होंगे। ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। ईएचटीपी सुना है, एचटीपी सुना है, ईएचटीपी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एचटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एंड लास्ट अभी नया आ गया है बीटीपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ईओयू सबका बड़ा भाई है, ये छोटे छोटे भाई है। सेक्टर 5 में कभी गए हो? सॉल्टलेक सेक्टर 5 में ऊपर ही लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कभी देखा तो करो वहां क्या लिखा हुआ है, खाली सॉल्टलेक सिटी सेंटर जाके आ जाते हो। ठीक। तीसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एससीजेड सुना है, हमारे बगल में पलता का है, याद रखना जो वर्ड लिख रहे हैं। एक्सक्लूसिवली excluded from the definition of India. अगर खुदा ना खास्ता इंडिया आए तो आप यही बना के आइएगा, नो लेफ्ट टर्न नो राइट टर्न, क्योंकि पूरा इंडिया यही बनाएगा, आप भी यही बनाएंगे। देखो बनाने के फायदे आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा, एक बार पढ़ो, बनाओ, एक बार में याद करो और दिमाग में यहाँ डालो। चार्ट का मतलब डालना होता है, थ्योरी नहीं है ये। तो इंडिया में सारे के सारे स्टेट्स आए, सारे यूनियन टेरिटरी आए, चाहे दमन दीव हो या पांडिचेरी, सब आ गया, और जम्मू एंड कश्मीर तो आ ही गया। चल 100% ईओयू, ईएसटीपी, एचटीपी, बीटीपी एंड एससीजेड, ये क्या है? ये दो इंडिया की पॉलिसीज है। जब पहली बार एससीजेड एक्ट तो 1998 में आया, 2002 में मॉडिफाइड हुआ और 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बन के आया, 2005 में इसको मान्यता दी गई। उसके पहले ईओयू का जमाना था। ईओयू का मतलब जितना बनाओगे सब एक्सपोर्ट करो। ऐसा कोई मेरे को कंपनी बताओ जो सारा एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि जब अमेरिका का क्राइसिस आया तब कोई भी कंट्री, ऐसा कोई कंपनी नहीं बची जो सारा एक्सपोर्ट करे, सारा बंद हो गया। तब परमिशन मिली कि ठीक आप बनाओ और इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा क्या करो, सप्लाई करो, चलता है। एससीजेड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया है जो इंडिया में होने के बावजूद भी इंडिया के बाहर माना गया है। बगल वाली बिल्डिंग एससीजेड है, पता है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना? एक दिन मैंने यहां से फूल फेंका था एक्सपोर्ट, वहां से बड़े बड़े पत्थर आए इंपोर्ट, यानी कि एससीजेड वो एरिया इंडिया में होने के बावजूद भी इंडिया के बाहर माना जाता है। वहां से कुछ भी लाओगे और दोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोविजन आएगी, यानी कि कस्टम का प्रोविजन आएगा, एक्साइज का प्रोविजन वहां नहीं आएगा। ठीक, चलिए पहले इसके बारे में बात कर ले। एक्साइज ड्यूटी लाइबिलिटी अराइजेस, यानी कि किसी भी इंडिया के स्टेट में बनाओगे गुड्स को